Hello everyone, I am Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the transport across the plasma membrane। तो इसमें जो भी हम मैटर डिस्कस किए हैं वो CSIR UGC नेट गेट ICMR JRF और ICR नेट में जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास से। इसमें जो पर्टिकुलर हम मैटर डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो भी मैटर डिस्कस करेंगे पहले उसके बारे में टोटल बता देते हैं कितना मैटर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो फंडामेंटल पार्ट हो वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में और इनका एग्जाम्पल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनसे जो रिलेटिव एग्जांपल्स हैं तो सारे को हम जो टोटली डिस्कस करेंगे और इससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें जितना भी मैटर हम डिलीवर किए हैं आपको इतने मैटर में से ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल होता है तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की बाउंड्री होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यह जो होता है एक सेमी परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल इन द सेंस कि कोई मेम्ब्रेन जब सेलेक्टिव परमिएबल रहती है तो वो किसी कुछ सेलेक्टेड जो है कंपाउंड या कंपोनेंट उन्हीं को जो है वो अपने से डिलीवर होने देती है, एक साइड से दूसरी साइड जाने देती है। तो दैट इज कॉल्ड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है और यह क्या करती है, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह सेल के जो इंटरनल कंपोजिशन है, सेल का जो पर्टिकुलर इंटरनल कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखती है, ताकि जो इससे यदि फ्रीली सारे मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा जो एक सेल बनी है उस सेल का जो इंटरनल कंपोजिशन वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली एक बैरियर का काम करता है। जैसे कोई सेल हो तो उस सेल के जो है बाउंड्री पे एक बैरियर की तरह वर्क करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल जो है फ्रीली जो है वो सेल के अंदर मूव ना कर सके। यदि हम डिस्कस करेंगे यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यदि जैसे कोई मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल किस स्पीड से जो मूव करते हैं, तो यदि हम इसमें हम कंसीडर करते हैं जैसे देखिए इधर इस साइड हाई कंसंट्रेशन और इधर क्या है लो कंसंट्रेशन। यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जितने भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें गैसेज जैसे ऑक्सीजन और CO2 जो होता है, जो गैसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा ये जो वैल्यू सब लिखी गई एक जो है आपको डिनोट दिखाने के लिए कि मतलब एक एज ए पैरामीटर लिखी गई है किस स्पीड से इनका जा रहा है। तो गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके साइड जो है बहुत तेज़ी से डिलीवर होती हैं, तो इनका स्पीड जो सबसे ज़्यादा होता है। देन इसके बाद जो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे बेंजीन हुआ C6H6, ये जो C6H6 है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलर स्मॉल अनचार्ज। जो पोलर स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल है जैसे वाटर का है, वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल पास होता है। देन उसके बाद नंबर आता है पोलर लार्ज अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या करेगा वाटर से कम स्पीड से ट्रांसपोर्ट होता है। देन हम बात करेंगे पोलर चार्ज की जैसे ATP है, ATP जो है वो ग्लूकोज की अपेक्षा जो कम स्पीड से ट्रांसपोर्ट करेगा। और सबसे लास्ट में आता आयन जो होता है बहुत ही कम स्पीड से जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो ये आपको एक कुछ रिलेटिव कंसंट्रेशन दिया गया, तो इसमें जो जैसे आप याद कर लीजिएगा जैसे कभी कभी एग्जाम पूछता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे जो होता है सबसे तेज़ी से कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है एक साइड से दूसरे साइड मूव करता है, तो उसमें जो होता है गैसेज जो होती हैं वो सबसे तेज़ी से मूव करती हैं और सबसे स्लो जो मूव करता है वो होता है आयन। तो दिस इज़ द कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड आपको बताई गई कि किस पर्टिकुलर स्पीड से जो होता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरे साइड मूव करते हैं। यदि हम इसमें डिफ्यूजन रेट की बात करें
तो जैसे जो गैसेज और नॉन पोलर मालिक्यूल हैं, इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है। इनका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरे साइड मूव करते हैं। और सबसे कम यदि डिफ्यूजन रेट की बात होगी तो उसमें जो होता है आयंस का होता है। आयंस जो है वो बहुत ही कम स्पीड से जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड वो मूव करते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको यदि हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले फंडामेंटली आप देखिए दो कैटेगरी में एक एक करके डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझिए। देखिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम पहले हम दो टाइप पर डिवाइड करते हैं। एक विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई मॉलिक्यूल विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो मूव करता है एक साइड से दूसरे साइड, तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल डिफ्यूजन। और सेकेंड टाइप इसका विथ हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड विथ द हेल्प ऑफ कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम से मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यह जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यह कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड होता है। यहाँ जो CR लिखे, CR मीन्स होता है कैरियर मीडिएटेड, CH मीन्स चैनल मीडिएटेड। ये जो कैरियर मीडिएटेड होता है ये एक्टिव होता है। हम सबके बारे में जो एक एक करके बात करेंगे। यदि इसके अलावा हम जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे टाइप से डिवाइड करें तो इसको भी देखिए आप, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर डिवाइड करें। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए ध्यान समझिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑलवेज डाउन हिल मूवमेंट होता है। डाउन हिल मूवमेंट इन द सेंस कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब डाउन हिल मूवमेंट जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हिल मूवमेंट होता है। अप हिल मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसे आप जो लैंड फिल से यदि आप किसी जो है ऊंचे पहाड़ी की साइड मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अप हिल मूवमेंट। यदि आप पहाड़ी से नीचे आते हैं तो उसे बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये हायर टू लोअर मूव करता है, जहां आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि ये लोअर टू कहाँ हो रहा है, लोअर टू हायर हो रहा है। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ आपको जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे समझिए एक्टिव हम क्या बताएं, अप हिल मूवमेंट। जैसे आप किसी लैंड नीचे से जो होता है पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं अप हिल मूवमेंट। तो वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप अगेंस्ट दी जा रहे हैं, आप जो है नीचे जो हमारा फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ आपको एनर्जी कंज्यूम होगी। और आप जस्ट उसका कंसीडर करिए अपोजिट, जैसे आप पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं तो उसको कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट। तो वहाँ आपको क्या होगा, आप जो है एलॉन्ग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो है फेवर कर रहा है, वहाँ आपको जी जो होता है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा रहे हैं। तो नीचे आ रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नीचे की साइड मूव कर रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। यदि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी हम बात करें तो इसमें बात करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्टेशन किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन यदि विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल डिफ्यूजन। और यदि विथ हेल्प ऑफ कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के हेल्प से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है आपको ये कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड दोनों मिलेगा। जो कैरियर मीडिएटेड होता है यहाँ आपको जो है जैसे ट्रांसपोर्टर और परमिएज होते हैं, इन सब के बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज कैरियर मीडिएटेड होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ऑलवेज कैरियर मीडिएटेड होता है। और जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ जो मेन एनर्जी प्रोवाइडर है वो कोई लाइट या एटीपी मॉलिक्यूल होता है। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ जो एनर्जी जो है सोर्स या एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। हम इन सब के बारे में आगे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम फंडामेंटल बता रहे हैं, हम डिटेल में भी सबके बारे में जो है लेके चलेंगे एक एक के बारे में। तो
अब चलिए हम डिटेल में चलते हैं। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो भी हम सिंपल डिफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, यहाँ सिंपल डिफ्यूजन में आपको कोई नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व, टीपी मीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन में आपको कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जो है सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड मॉलिक्यूल जो मूव कर जाता है। और डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर, यहाँ डायरेक्टली जो लिपिड बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहाँ जो डायरेक्टली एक साइड से दूसरे साइड जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाता है। और यह सिंपल डिफ्यूजन जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट्स हुए या स्मॉल अनचार्ज पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, तो मेनली जो है इनका जो है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जो है एक साइड से दूसरे साइड मूव कर जाते हैं। और जो सिंपल डिफ्यूजन में होता है, इसमें जो एलांग द ग्रेडियंट होता है, एलांग द ग्रेडियंट कहने का मतलब कि यहाँ जो हायर टू लोअर मूव करते हैं, एलांग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन हिल मूवमेंट, इसी को हम डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं कि हायर टू लोअर, यहाँ इसलिए किसी पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। यदि इसमें हम देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं, देखिए समझिए। यदि कंसीडर करिए दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड आप देखिए, इधर इस साइड जो है ग्लूकोज का पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको हम जो साइड दे देते हैं। आप राइट साइड देखिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड। आप जो यहाँ राइट साइड की बात देखिए, जो राइट साइड है आर साइड, यहाँ क्या है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ आपको क्या होगा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है। तो इसको कहते हैं एलांग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलांग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक होता है एलांग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल का ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ध्यान दीजिए, किसी कोई मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रोकेमिकली ग्रेडियंट जनरेट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट जिसे यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज का डिफरेंस क्रिएट करेगा, तब उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो यहाँ देखिए सोडियम क्या है, इस साइड सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड जो है वो कम है। क्या हो रहा है, सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। तो इसको कहते हैं एलांग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो एलांग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको आप माइंड में रखिएगा, दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या है। यदि हम एलांग द ग्रेडियंट की बात करें, यदि कोई पूछे कि नहीं एलांग द ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए एलांग द ग्रेडियंट दोनों दो टाइप का होता है, एक होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो हम दोनों अभी बता चुके, ग्लूकोज के केस में आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, यदि सोडियम के केस में हम ले तो वहाँ आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा। इसके बाद यदि देखिए अब अभी सिंपल डिफ्यूजन में ही चल रहे हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, यदि सिंपल डिफ्यूजन आप देखेंगे तो यह होता है लेस सेलेक्टिव कंपेयर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि हम यहाँ सिंपल डिस्कस करें, इसके बाद फैसिलिटेटेड डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जो भी पैरामीटर है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में जो है आपको कंपेयर करके बताएंगे। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन जो लेस सेलेक्टिव होता है कंपेयर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेस सेलेक्टिव इन दी सेंस कि जैसे यहाँ से कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कोई सेलेक्टिव नहीं कि यही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मूव करेगा। यदि सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो वो मूव कर सकता है, बहुत ज़्यादा वहाँ आपको सेलेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ आपको जो है, यहाँ जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो होता है नॉन सैचुरेबल, यहाँ कोई सैचुरेशन लिमिट नहीं मिलती है। जैसे देखिए यदि वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और एक्स एक्सिस जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यदि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझिए, यदि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को पर्टिकुलर यदि बढ़ाते जा रहे हैं तो उस केस में जो आपको रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन भी सिंपली उसी तरह जो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको जो कोई यहाँ जो सैचुरेशन लिमिट देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है आपको मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो सिंपल डिफ्यूजन एग्जाम में कभी आए तो इसी तरह स्टेटमेंट ही आता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो नॉन सैचुरेबल होता है और यहाँ आपको जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो इस सब सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। यदि इसके बाद अब चलिए हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम आपको बताया कि मीडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पर जो है डिपेंडेंट होता है। वह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है वो कैरियर भी हो सकती है और चैनल भी हो सकती है।
और यह जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है मोर स्पेसिफिक कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन, मतलब ये जो होता है सिंपल डिफ्यूजन के कंपेयर में मोर स्पेसिफिक होता है और आपको यहाँ जो मोर सेचुरेबल मिलेगा। अब देखिए जैसे यदि किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उससे कोई मालिक्यूल, समझिए किसी पर्टिकुलर मालिक्यूल का 500 मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो उससे जो 500 मालिक्यूल्स ही मूव करेंगे, उससे 600 मालिक्यूल मूव नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं सेचुरेशन लिमिट, क्योंकि उसका एक सेचुरेशन लिमिट हो सकता है 500 मालिक्यूल, ये सेचुरेशन लिमिट है, इसके ऊपर आप कितना भी मालिक्यूल बढ़ा दीजिए मालिक्यूल, वो उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें जो होता है आपको एक सेचुरेशन, पर्टिकुलर सेचुरेशन लिमिट जो है देखने को मिलती है। और यहाँ यदि हम पर्टिकुलर ग्राफ हम आपको जो प्लॉट करें, तो जैसे एक्स एक्सिस हम कंसंट्रेशन को लेते हैं और वाई एक्सिस पर यदि रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लेते हैं, तो देखिए जब कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएं तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जो है वो रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है नहीं बढ़ेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलता है वो जहाँ कांस्टेंट होगा उसको बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मतलब वह पर्टिकुलर स्पीड मालिक्यूल को मूव करने की जो मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा मालिक्यूल उससे ज़्यादा स्पीड से नहीं मूव कर पाएगा। और यहाँ जो आपको पर्टिकुलर ग्राफ मिलता है उसको कहते हैं हम हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ। तो आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको जो हाइपरबोलिक ग्राफ जो है ऑब्टेन होता है और वहाँ जो है सिंपल डिफ्यूजन आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर से जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि हम कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो देखिए कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ जो यदि हम एग्जांपल आप कैरियर का लें तो जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर्टिकुलर ग्लूट होता है। वो जो ग्लूट है वो ग्लूट एक कैरियर होता है, उसके हेल्प से होता है। तो ये जो ग्लूट हैं, ग्लूट के भी सेवरल आइसोटाइप होते हैं, जैसे हम कहते हैं ग्लूट 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे जो है जो ग्लूट होते हैं इनके कुछ जो है सब टाइप्स होते हैं। तो इनमें भी जो इम्पॉर्टेंट हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ग्लूट 1 के बारे में आपने सुना होगा, ग्लूट 1 दिस इज टाइप ऑफ ए कैरियर, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये आपको जो आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये आपको 500 अमीनो एसिड का बना होता है, टोटल 500 अमीनो एसिड का बना होता है। यह एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टीएमपी फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एमपी फॉर मल्टीपास। मल्टीपास में भी 12 पास कंडीशन शो करता है और इसका जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों जो साइटोसॉलिक साइड में होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप यदि कंसीडर करिए, देखिए जैसे कंसीडर करिए दिस इज द आरबीसी, या आरबीसी, तो इसमें जो ग्लूट होता है, ग्लूट क्या हम बताएं, मल्टीपास। मल्टीपास मतलब ये 12 पास कंडीशन शो करेगा। 12 पास मतलब देखिए जैसे इस टाइप कुछ हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुछ इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल दोनों जो है वो साइटोसॉलिक साइड आपको मिलेगा। यह साइटोसॉलिक है और यह जो है नॉन साइटोसॉलिक साइड है, यह जो पर्टिकुलर आरबीसी है। तो इस टाइप से इसका मिलता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल दोनों साइटोसॉलिक मिलेगा। इसमें 12 पास, 12 पास मतलब जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये 12 मतलब 12 टाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए रहेगी, और ये मल्टीपास, इसलिए इसको मल्टीपास कहते हैं। मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और इससे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जिसका होता है उसका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यह जो होता है यूनिपोर्टर होता है। इससे सिर्फ जो होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दिस इज दी अबाउट द ग्लूट 1। देखिए यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, यही सब स्टेटमेंट आपको पूछता है कि कितने पर्टिकुलर अमीनो एसिड से बना है। मल्टीपास शो करता है, सिंगल पास 12 पास होता है, 6 पास होता है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल साइटोसॉलिक होते हैं, नॉन साइटोसॉलिक होते हैं, या एक साइटोसॉलिक एक नॉन साइटोसॉलिक होता है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करके एग्जाम पूछता है, तो इसलिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में रखिएगा, इतना से जो है आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। यदि दूसरा हम जैसे ग्लूट 4 की बात करें, ग्लूट 4 आल्सो टाइप ऑफ है कैरियर। तो ग्लूट 4 कहाँ पाया जाता है, ग्लूट 4 आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स या एडिपोज टिश्यू सेल पर पाया जाता है।
इसमें होता क्या है कि ये जो GLUT4 है, जब इंसुलिन अब्सेंट रहता है, क्या होता है, जब इंसुलिन अब्सेंट रहता है तो उस समय जो GLUT4 है, देखिए यही GLUT4 है। ये जो GLUT4 है ये सेल के अंदर एक वेसिकल में पैक होके रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल में पैक होके सेल के अंदर साइटोसॉल में पैक होते हैं। और जैसे ही आपको ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और इंसुलिन आएगा, जैसे इंसुलिन प्रेजेंट होता है, जैसे इंसुलिन आएगा वैसे क्या करता है, यह पर्टिकुलर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वेसिकल में प्रेजेंट है या आके तुरंत प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे तो क्या करते हैं, सिंपली जो ग्लूकोज होता है उसे जो होता है नॉन साइटोसॉलिक से सेल के अंदर साइटोसॉल में मूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। तो दिस इज द टाइप ऑफ GLUT4। अब हम डिस्कस करेंगे, एक सुना होगा आपने, ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन कैरियर। ये भी जो होता है जिसे हम बैंड 3 प्रोटीन कहते हैं, इससे जो होता है बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक एज ए कैरियर काम करते हैं। तो यह क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जिसे हम कैरियर कहते हैं, कैरियर मीडिएटेड। इसी का नाम, दूसरा नाम है बैंड 3 प्रोटीन या एनायन एक्सचेंजर, हम इसी को कहते हैं। और यह पर्टिकुलर प्रेजेंट कहाँ होता है, यह आपको जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट मिलेगा। और यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मल्टीपास कंडीशन शो करता है और टोटल 12 पास होता है। और इसके भी आपको N टर्मिनल C टर्मिनल दोनों जो साइटोसॉल में पाए जाते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन जो एक्सचेंजर है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है यहाँ जो है। और ये को ट्रांसपोर्टर और एंटीपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर मतलब जब दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जब दोनों मॉलिक्यूल दो अपोजिट साइड मूव कर रहे हैं तो उसको एंटीपोर्टर बोलते हैं। और जब सेम साइड मूव करते हैं सिम्पोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ जो को ट्रांसपोर्टर एंटीपोर्टर मतलब दोनों दो साइड मूव करते हैं। को ट्रांसपोर्टर मतलब दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं एक साथ। अब एंटीपोर्टर मतलब दोनों अपोजिट साइड मूव कर रहे हैं। और इसके द्वारा जो सेल में कोई जो है चार्ज डेवलप नहीं होता, यह इलेक्ट्रो न्यूट्रल फंक्शन करते हैं। यदि इनके बारे में जैसे हम यहाँ देखिए यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी की, इस पे देखिए कुछ इस टाइप से जो होता है वो प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन एक्सचेंजर। तो इससे होता क्या है, जो बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो आरबीसी होती ज़्यादा होता है। तो जब ये बाइकार्बोनेट आयन एक हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की साइड मूव करता है तो आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हायर से लोअर जा रहा है। अब इसके हायर से लोअर जाने पर अब जो बाइकार्बोनेट आयन है जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो यहाँ ओबियसली एनर्जी जो जनरेट होगी, जो एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा, उसके हेल्प से जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन क्या करेगा, क्लोराइड आयन हायर कंसंट्रेशन से अब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्या होगा, यहाँ क्लोराइड आयन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इससे क्या होता है, नेट आपको कोई चार्ज जो है चार्ज में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। एक बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएगा, दूसरा क्लोराइड आयन जो है अंदर आएगा। तो यहाँ जो आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह जो है बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन एक्सचेंजर जो फंक्शन करता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। यहाँ कुछ भी होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, मतलब लोअर टू हायर, यहाँ अपहिल मूवमेंट होता है। जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आए, कभी एग्जाम में आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए, आप किसी जो है ज़मीन या सरफेस से आप पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, पहाड़ी पे ऊपर जा रहे हो, चढ़ रहे हो, तब आप अपने को उस समय रखिए, आपको सारी चीज़ें जो है विजुलाइज हो जाएंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, मतलब अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, अपहिल मूवमेंट जा रहे हैं। यहाँ आपको कंसंट्रेशन या केमिकल ग्रेडियंट जो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी होता है। और यहाँ ऑब्वियसली जब आप पहाड़ी पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको एनर्जी ज़रूरत होगी, एनर्जी डिपेंडेंट होता है। और यह जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे कहते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम एक एक के बारे में जो है आपको डिस्कस करके बताएंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है।
अब हम पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसे या तो हम इसे जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, डायरेक्टली। तो यहाँ जो मेन एनर्जी का जो आपको सोर्स है वो एटीपी या लाइट मिलेगी। और यहाँ मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? कैरियर के द्वारा होता है। कैरियर के द्वारा, वो भी यूनिपोर्टर होता है। क्या होता है? यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर मीडिएटेड, यहाँ यूनिपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। यदि को ट्रांसपोर्टर होता है तो वहाँ आपको एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखिए, जैसे यहाँ कंसीडर करिए क्या है, इधर देखिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड कम है। यदि सोडियम आयन यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ मूव कर रहा है सोडियम आयन? हायर कंसंट्रेशन। तो इसके बदले देखिए क्या यूज कर रहा है? एटीपी एनर्जी की, एटीपी का जो है यूज हो रहा है। तो इसके हेल्प से जो है एटीपी मतलब, और यहाँ जो एनर्जी निकली वो सोडियम आयन यूज किया अपने आप को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए। तो इसी को कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यदि हम आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको जो एनर्जी, जो पर्टिकुलर एनर्जी का सोर्स है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो मूव करता है उससे जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है उसके हेल्प से जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो परफॉर्म किया जाता है। इसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ जो पर्टिकुलर कैरियर होता है, यहाँ पर क्या होता है? वो को ट्रांसपोर्टर होता है। जब को ट्रांसपोर्टर होगा तो ओबियसली को ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया, तो यहाँ आपको एंटीपोर्टर या सिम्पोर्टर दोनों मिल सकता है। और यह होता है ऑलवेज अपहिल मूवमेंट। यहाँ जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आपको ये ऑलवेज अपहिल मूवमेंट मिलेगा। हमेशा जो है आपको लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना पड़ेगा। और यहाँ जो सेकेंड वन है ऑलवेज डाउन हिल, और जो दूसरा होता है ऑलवेज जो डाउन हिल होता है। इसमें देखिए जैसे हम बताएं, जैसे वन हम बता रहे हैं वन, सेकेंड वन यहाँ मतलब समझिएगा। जैसे देखिए कोई पर्टिकुलर मान लीजिए एक सेल है, कोई मॉलिक्यूल एक सेल है, तो उससे पर्टिकुलर क्या होगा? जैसे यदि देखिए एक पर्टिकुलर ए मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इधर हायर है और ए मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन सेल में लोअर है। और दूसरा क्या है? जैसे कोई बी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसका जो बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। देखिए इसमें क्या होगा? इसमें ऑलवेज क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, इसमें एक ऑलवेज अपहिल होगा। देखिए समझिए, जैसे एक ऑलवेज अपहिल इन द सेंस कि जैसे बी क्या है, बी का कंसंट्रेशन जो बाहर कम है तो अपहिल होगा, तो कहाँ हो जाएगा? बी जाएगा अपहिल, मतलब बाहर से अंदर जाएगा। जब आउटर साइड से इनर साइड जा रहा है, एक अपहिल हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा डाउन हिल होगा। जो देखिए ए का कंसंट्रेशन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, क्या करेगा? इसका डाउन हिल मूवमेंट होगा। तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है, एक अपहिल मूवमेंट होगा, दूसरे क्या होगा? आपको डाउन हिल मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको जो है इस तरह से देखने को मिलता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। देखिए जैसे यहाँ हम आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। देखिए जैसे आप कंसीडर करिए यहाँ क्या है, देखिए जैसे यहाँ देखिए पहले सोडियम कंसंट्रेट करिए। सोडियम कंसंट्रेशन यहाँ क्या है? सोडियम कंसंट्रेशन यहाँ हायर है, यहाँ लोअर है। अब जब सोडियम कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना पड़ रहा तो एटीपी यूज कर रहा है। जब एटीपी यूज किया तो सोडियम कंसंट्रेशन लोअर टू हायर मूव तो कर गया। अब क्या किया? इधर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो कंसंट्रेशन ऑलवेज तो उधर बढ़ा हुआ रहेगा नहीं, वो क्या करता? वो ऑलवेज फिर दूसरे साइड मूव करता है। जब वो डाउन हिल मूवमेंट में जाएगा, समझिए यहाँ जब सोडियम आयन एक जगह से जब डाउन हिल मूवमेंट में जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, तो जब हायर टू लोअर जा रहा तो यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है। जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो एनर्जी जो है ग्लूकोज यहाँ यूज करेगा अपने आप को अपहिल मूवमेंट में जाने के लिए। समझिए इस बात को, अपने आप को क्या करेगा? वो यूज करेगा अपहिल मूवमेंट के लिए, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी जो है जो डाउन हिल मूवमेंट में जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, तो कोई एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज करेगा अपने आप को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करने के लिए। और उसी के साथ क्या करेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने आप को जो है उस सेकेंड साइड जो मूव करवा ले जाएगा। तो दिस इज द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब यदि हम बात करेंगे एक एक के बारे में, देखिए एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि एग्जाम में देखिए इन सब के बारे में एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, नॉर्मली इनसे क्वेश्चन आता है, तो हम इसी में जो है इनको भी डिस्कस कर दे रहे हैं।
यदि हम एग्जाम्पल आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ आपको जो सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, नॉर्मली आप लोग सुने होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसे हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएच भी बोलते हैं। इसके हेल्प से जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप माइंड में रखिएगा। देखिए पहली बार क्या हुआ था, रिपोर्ट जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम था जे स्कोयू। तो जे स्कोयू ने इसको रिपोर्ट किया था, और ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है, और ये एक एंटीपोर्टर है। एंटीपोर्टर मतलब सोडियम जब जिस साइड मतलब दोनों मालिक्यूल, यदि एंटीपोर्टर की बात आई तो समझ लीजिए एंटीपोर्टर मतलब एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं। एक यदि मान लीजिए आउटसाइड जा रहा, दूसरा इनसाइड आएगा, तो इन द सेंस एंटीपोर्ट। और इसकी जो सोडियम पोटेशियम पंप के जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हेट्रोडाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए जैसे जो हेट्रोडाइमेरिक स्ट्रक्चर, तभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम दिखा रहे हैं इसका एग्जांपल, इसका फिगर। देखिए यहाँ जो हेट्रोडाइमेरिक होता है, समझिए आप, यहाँ जो आपको जो हेट्रोडाइमेरिक देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, तो जो हेट्रोडाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको जो अल्फा और बीटा 2 सब यूनिट मिलती हैं। अब इनके बारे में भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इस यहाँ जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टी पास और 10 पास कंडीशन शो करता है। और अल्फा जो है, अल्फा सब यूनिट, इसका जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होता है, दोनों साइटोसॉलिक साइट होता है। और इसका जो मेन काम है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन। अल्फा सब यूनिट जो है वो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और इसमें जो पर्टिकुलर एटीपीएच एक्टिविटी पाई जाती है, और ये जो पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएच है, अल्फा सब यूनिट जो है पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएच है। और इसके जस्ट अपोजिट जो बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये सिंगल पास होती है। देखिए समझिए, इसी जगह डिफरेंस एग्जाम में आप लोग गलत मत करिएगा। जो बीटा सब यूनिट है वो सिंगल पास कंडीशन शो करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये ग्लाइको प्रोटीन है। और एक करता क्या, इसका काम क्या होता है, हेल्प इन सोडियम पोटेशियम असेंबली। जो बीटा सब यूनिट है ये सिर्फ सोडियम पोटेशियम के असेंबली को जो है असेंबल होने में जो फिट करता है, वहाँ जो मशीनरी होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो अल्फा सब यूनिट में होता है, वहाँ जो अपना जो एक्सेसरी रोल प्ले करता है। और यदि देखिए जैसे हम यहाँ बात करें, देखिए जैसे ये जो रेड वाला दिखाया गया यह है अल्फा सब यूनिट, और ये जो ग्रीन वाला है यह है बीटा सब यूनिट। और यहाँ देखिए ये नॉन साइटोसॉलिक है और साइटोसॉलिक है। तो अब देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ जो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है अंदर इनर साइड जो साइटोसॉलिक साइड जो है बाइंड करता है। 3 सोडियम एक साथ अल्फा सब यूनिट से बाइंड करता है, फिर वो बाहर जाएगा। इसके बाद 2 पोटेशियम आयन जो है बाइंड करते हैं आउटसाइड, और उसके बाद क्या करेंगे, वो इनसाइड आएंगे। देखिए यहाँ जो सोडियम हो रहा है, सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन जो है अप हिल मूवमेंट हो रहा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। और पोटेशियम क्या हो रहा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन भी आपको जो है यहाँ लोअर टू हायर मिलेगा। तो दोनों का जो है एक एंटीपोर्टर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और यहाँ जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो मैकेनिज्म आपको यहाँ जो डिक्टेट कर दिए हैं आप याद कर लीजिएगा। इसे इसमें पहले होता क्या, बाइंडिंग आप सोडियम आयन इन साइटोसॉलिक साइड, पहले क्या करता है, सोडियम आयन की बाइंडिंग होती है साइटोसॉलिक साइड में। इसके बाद फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि भाई लोअर कंसंट्रेशन टू हायर मूव कर रहा है तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। इसके बाद जो एटीपी फास्फेट निकलता है वो फास्फेट बाइंड करता है एस्पार्टेट से जाके, एक एस्पार्टेट अमीनो एसिड होती है। फिर क्या होता है, फिर वहाँ जो है उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। जब कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा तो देन इसके बाद सोडियम जो आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है, और जैसे सोडियम आउटसाइड रिलीज होता है फिर बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम आयन आउटसाइड होती है। फिर क्या होगा, जो एस्पार्टेट का फास्फोराइलेशन हुआ था उसका फिर डीफास्फोराइलेशन होता है, देन कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और पोटेशियम आयन जो है आपको इनसाइड जो है आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। तो यह जो है इनका मैकेनिज्म का फ्लो है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम आपको कोई एग्जाम्पल बताएं तो इसमें जैसे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर का नाम आपने सुना होगा, यह प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए समझिए, जैसे देखिए यह साइड जो है अपिकल सरफेस, अपिकल सरफेस मतलब ये जो इंटेस्टाइन वाला है, इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ जो है
फूड या बोलस जो होता है वो मूव करता है फॉरवर्ड आगे के डायरेक्शन में, और इस साइड जो है, इस साइड जो ब्लड है। तो यहाँ क्या होता है देखिए, जो ल्यूमेन साइड है, इंटेस्टाइनल को ल्यूमेन साइड है उसको हम बोलते हैं अपिकल सरफेस, और जो इसके अपोजिट वाला है उसको बोलते हैं बैसोलैटरल सरफेस या इंटरसेलुलर स्पेस, हम उसी को बोलते हैं। ये टर्म भी याद रखिएगा, कभी इसी नाम से पूछता है कि ये जो हम बताएंगे SGLT1 वो पूछेगा SGLT1 अपिकल सरफेस पे होता है कि बैसल सरफेस पे, तो आप इसको जो है एकदम ध्यान में रखिएगा कि जो SGLT1 होता है वो अपिकल सरफेस पे होता है। तो देखिए अब होता क्या है, जब हम कोई पर्टिकुलर फूड लेते हैं, जब वो इंटेस्टाइन में मूव करते हुए आगे बढ़ता है, तो वहाँ जो ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं और सोडियम आयन होते हैं, उनका क्या होता है, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। देखिए अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के आपको जो SGLT1 पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। देखिए अब क्या होता है, यह अपिकल सरफेस प्रेजेंट होता है। अब देखिए जब हम जो कोई फूड लिए, फूड में ओबियसली जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा, तो जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन वहाँ कम है तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज अपने आप को हायर कंसंट्रेशन में, लोअर टू हायर मूव करेगा, क्योंकि जो सेल है, सेल जो है यहाँ, सेल के अंदर तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लूकोज ऑलवेज जो देखिए जब मूव करवाया जा रहा है यहाँ। और सोडियम क्या होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन जो होता है उस सेल के अंदर आपको कम मिलेगा, क्योंकि सोडियम जो सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से सोडियम बाहर जो पंप कर दिया जा रहा है लगातार, तो सोडियम कंसंट्रेशन कम है। जब सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा तो उस केस में क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन यहाँ आपको सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा होगा तो यह पर्टिकुलर सोडियम आयन जो है, जब 2 सोडियम आयन इनसाइड जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसके हेल्प से एक ग्लूकोज मालिक्यूल जो जाता है इंटेस्टाइन से लोअर टू हायर, मतलब 2 सोडियम आयन का आपका मूवमेंट होगा आगे, मूवमेंट होगा आपको जो है एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके जो जस्ट अपोजिट जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। अब समझिए, अब जब ग्लूकोज जो मूव करके सेल के अंदर आ गया, सोडियम है, सोडियम, अब पहले बात आई है सोडियम पर, तो सोडियम का कंसंट्रेशन कम कैसे बना, क्योंकि आपको यहाँ जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है जो कंटिन्यू वर्क कर रहा है, इसके हेल्प से सोडियम जो हमेशा जो है सेल के बाहर पंप कर दिया जा रहा है, इसीलिए सोडियम का कंसंट्रेशन जो कम बना हुआ सेल में। और जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर आया, अब ग्लूकोज जो होता है कुछ ग्लूट होता है बैसोलैटरल सरफेस पर, उसके माध्यम से जो ग्लूकोज हो ब्लड में मूव करवा दिया जाता है। अब समझिए, अब यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि नहीं, यदि सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि समझिए ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन टोटली डिपेंड ऑन सोडियम कंसंट्रेशन इन सेल। जो इंटेस्टाइनल जो सेल हैं इनमें जो सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, जब तक कम बना तभी सोडियम जो है इंटेस्टाइन ल्यूमेन हायर से लोअर आएगा, उसके हेल्प से ग्लूकोज इनर साइड आएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जैसे यदि सोडियम पोटेशियम जो पंप है इसको यदि आप ब्लॉक कर देते हैं तो सोडियम पंप नहीं होगा, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जब बढ़ने लगेगा तो यह सोडियम आयन जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से सेल के अंदर मूव नहीं करेगा। जब सेल के अंदर मूव नहीं करेगा तो फिर क्या, ग्लूकोज भी मूव नहीं करेगा, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन टोटली जो ब्लॉक कर जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे एक एनर्जी, जहाँ आपको जैसे एनर्जी प्रोवाइड लाइट, जैसे आपको एनर्जी के तौर पर जहाँ आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, यह क्या है, एक अनकॉमन प्रोसेस है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम बोलते हैं, और एक आर्की बैक्टीरिया, एबी मीन्स आर्की बैक्टीरिया, उसके केस में परफॉर्म की जाती है, वेरी अनकॉमन प्रोसेस है। और ये जो हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम है, यहाँ आपको नॉन क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस मिलती है देखने को। हम बस ऐसे बता दिए, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम होता है, यहाँ आपको जो पिगमेंट, यहाँ आपको जो पिगमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोरोहोडोप्सिन। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोरोहोडोप्सिन। और ये जो बैक्टीरियोरोहोडोप्सिन होता है, यह बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और मेडअप ऑफ 2 कंपोनेंट, यह 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब 2 कंपोनेंट कौन होते हैं, पहला प्रोटीन होता है, दूसरा क्रोमोफोर होता है। यहाँ जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मल्टीपास कंडीशन शो करता है, और 7 बार जो है क्रॉस किए रहती है मेम्ब्रेन को, इसलिए 7 पास करते हैं। जैसे सिमिलर टू जीपीसीआर भी 7 टाइम क्रॉस करता है। और यहाँ जो क्रोमोफोर होता है, क्रोमोफोर को हम बोलते हैं रेटिनल। तो दिस इज दी अबाउट द
आर्कीबैक्टीरिया है। अब इसके बाद देखिए जैसे बैक्टीरिया में भी जैसे ये स्टार्ट कैसे होता है, जैसे देखिए बैक्टीरिया में जो यहाँ जो रेटिनल होता है, प्रोटीन और रेटिनल जो होता है ये पहले ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। जैसे यहाँ लाइट पड़ती, जैसे लाइट पड़ी क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और ये जो प्रोटीन और रेटिनल का जो कॉम्प्लेक्स, ये जो यहाँ जो ये बना है ये क्या हो जाएगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाता है। जब सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा तो इसमें होता क्या, देखिए जैसे जब बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे देखिए, और ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, या पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो जब लाइट पड़ती है यहाँ तो होता क्या है, यहाँ बैक्टीरिया की जो इनर साइड हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है जो इसके सेल में कम रहता है, यह क्या किया जाता है, यह पंप किया जाता है यहाँ पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पंप किया जाता है। तो इस तरह जो है ये जो हेलियोबैक्टीरियम सेलिनेरम है इसमें जो परफॉर्म किया जाता है प्रोसेस। अब हम बात करेंगे एटीपी मीडिएटेड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एटीपी मीडिएटेड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे एटीपेज मिलेगा। क्या मिलेगा, एटीपेज। और ये एटीपेज की भी टाइप होती है, जैसे इसमें होता है पी टाइप एटीपेज, पी टाइप एटीपेज है, भी टाइप एटीपेज है, एफ टाइप एटीपेज है, एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इन सारे के बारे में कभी न कभी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हम इनके बारे में जो आपको बता रहे हैं कि इनका जो है प्राइमरी जो है फंडामेंटल इनके बारे में क्या है। देखिए यदि हम पर्टिकुलर जो पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज की बात करें तो पहले तो हम बात करेंगे ये कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पंप करता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन को जो पंप कर सकता है, तो इसको कहते हैं पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज। यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन और एस्पार्टेट रेजिड्यू ऑफ एटीपेज। इसमें आपको जो एटीपेज होता है इसमें एक एस्पार्टेट एसिड होता है, उस पर उसके जो है रिवर्सिबल फास्फोराइलेशन किया जाता है। और यहाँ जो सोडियम पोटेशियम पंप आपको जो एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, और जो कैल्शियम चैनल आयन होता है वो जो एससीआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। और जो हाइड्रोजन आयन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई या प्लांट के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज दी अबाउट दी पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज। और भी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज जो होता है ये ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इससे जो होता है ओनली सिर्फ हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, बैकूल एंड इंडोसोम। इसका जो भी टाइप का जो भी है इससे आप ध्यान में रखिएगा बैकूल्स में होता है। बैकूल्स मतलब लाइसोसोम, बैकूल्स एंड इंडोसोम, इन सब के बैकूल्स को जो है इसमें पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड भी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज। और इससे जो है आपको हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का जो है मूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा जो एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज, अब एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज क्या होता है, ये आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखने को मिल सकता है। प्रोकैरियोट के केस में यदि बात करें तो यह आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, और यदि हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मिलेगा, और प्लांट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। और इससे जो एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपेज ए एलांग अगेंस्ट दोनों ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है। इसमें आपको F0, F1 एटीपेज मिलते हैं, और इसके द्वारा जो होती है एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री में हम डिटेल में बताएंगे, वहाँ इसके बनावट के बारे में कैसे सिंथेसिस होता है एटीपी का। इससे यदि हम इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की केस दें तो यहाँ आपको F0, F1 एटीपेज देखने को मिलता है। इसको हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स 5 या कॉम्प्लेक्स भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और जो F0, F1 एटीपेज होते हैं इसमें भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनाता है। एक को होते हैं F0 सब यूनिट, दूसरे को F1 एटीपेज। F0 एटीपेज, F1 एटीपेज। जो F0 है, F0 क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन के ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें भी 3 यूनिट होती है, A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट। ये यूनिट का जो 1 कॉपी होता है, B सब यूनिट का जो 2 होता है, C का जो 9 to 12 देखने को मिलेगा। और जो F1 एटीपेज होते हैं इसके द्वारा जो एटीपी की सिंथेसिस होती है और एटीपी की हाइड्रोलिसिस भी आपको देखने को मिल सकती है। यह जो होता है कुछ अनेदर सब यूनिट से मिलकर बना है, जैसे अल्फा का 3 सब यूनिट होता है, बीटा का 3, गामा का 1, डेल्टा का 1 और एप्सिलॉन का 1 सब यूनिट से मिलकर जो है ये सब बने रहते हैं। इनसे जो एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है हम डिटेल में बताएंगे आपको, जो बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में।
अब हम बात करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में। देखिए ये एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, इसको अब एबीसी का नाम कहाँ से है, इसका नाम आया एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी इसका पूरा नाम है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, यहाँ से आया। और ये आपको यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिल सकता है, और ऑर्गेनेल्स में देखेंगे तो मेम्ब्रेन आप ऑर्गेनेल्स जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें आपको पाया जाता है। और इसके अभी तक मोर देन 100 मेंबर्स जो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, इसमें जो मोस्टली कैरियर होते हैं और जो चैनल केस जो है आपको रेयर देखने को मिलेगा। जैसे एमडीआर जिसे हम P170 बोलते हैं, यह जो है क्या है, एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या कहता है, यह पहली जो है ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो पहली बार डिस्कवर की गई थी, मतलब फर्स्ट एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिपोर्टेड इन ह्यूमन के केस में पहली जो है एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिपोर्ट की गई थी, दैट इज MDR1 या P170। और ये एक्ट एज कैरियर, मतलब एज ए कैरियर वर्क करता है। इससे जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इससे अगेंस्ट और अपहिल मूवमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे क्या है, ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेल की केस ले रहे हैं। जैसे नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, यदि सेल के अंदर मूव कर रहे हैं तो यदि एमडीआर का कंसंट्रेशन जब कम रहता है तो कुछ कम ही मॉलिक्यूल जो है एमडीआर के द्वारा जो बाहर जो है मूव करवा दिए जाते हैं नॉर्मल सेल में। एमडीआर में होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, तो यह जो है नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। यदि कोई ट्यूमरस या कैंसरस सेल था, जब ट्यूमरस या कैंसरस सेल्स होती है तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, जो एमडीआर होते हैं वहाँ आपको जो एमडीआर होता है, एमडीआर का कंसंट्रेशन जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ आपको कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन जो है काम नहीं आएगी या इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे मेडिसिन देंगे वो सेल के अंदर मूव करेगा और जो एमडीआर होते हैं तुरंत जो सेल के एक्सपेल आउट जो बाहर कर देंगे, उसको एक्सपेल्ड आउट कर देंगे। तो इस तरह इसीलिए इसका एमडीआर को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो इस तरह जो अपना रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतने से ही आपका जो पर्पस सॉल्व हो जाएगा पूरा। था इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप इसको ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जिनको ना समझ में आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जैसे भी अगला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आपको जो है मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।